हेलो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने 1793 से लेकर के 1853 तक के अधिनियम पढ़े थे, जिस पर हमने चर्चा की थी कैसे कंपनी के अंतर्गत शासन चल रहा था और कंपनी के अंतर्गत शासन को लगातार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा था। लेकिन 1853 के अधिनियम में 20 वर्षों या किसी निर्धारित समय के लिए कंपनी के शासन को अधिकार नहीं दिया गया, जो ब्रिटिश संसद की तरफ से अधिनियम बनते थे। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमारे पास जो 1857 का विद्रोह आप जानते हैं, जो सैनिक विद्रोह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, इसके बाद जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को इसके बाद पता चलता है कि भारत में ये इतना बड़ा विद्रोह हो गया कंपनी के शासन के अंतर्गत, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करती है और किसका शासन आता है यहाँ पर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का शासन, यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में सीधे भारत का शासन अब चला जाएगा और ब्रिटिश क्राउन का इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो हम 1858 से लेकर जो 1892 तक के अधिनियम हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस पर अब ब्रिटिश क्राउन का शासन है एक्चुअली, तो बार बार अधिनियम नहीं बन के आ रहे हैं और लंबे समय के लिए बीच बीच में संशोधन हो रहा है। और दोस्तों हम जो इसके अंतर्गत विशेषताएं पढ़ने वाले हैं वह सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से, संवैधानिक दृष्टिकोण से पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हिस्टोरिकल दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो हम यहाँ पर नहीं देखेंगे क्योंकि हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं। तो जो संविधान के महत्वपूर्ण पहलू हुए हैं या जो राजनीतिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से परिवर्तन हुए हैं, हम उन पर ही चर्चा करेंगे। तो आइए 1858 के अधिनियम से चर्चा आरंभ करते हैं। तो दोस्तों 1898 का भारत सरकार अधिनियम ये आया है, आप जानते हैं, क्योंकि 1857 में विद्रोह हो चुका है। तो इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम को क्या कहा गया कि भारत के शासन को अब अच्छा बनाएगा। ब्रिटिश शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन कुछ खराब चल रहा था, तभी तो विद्रोह हुआ, तो अब भारत के शासन को अच्छा बनाया जाएगा, ऐसा कानून कह दिया गया। ठीक है ना। इसमें 1857 के विद्रोह के बाद लाया गया, ये तो आपको पता ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से समाप्त कर दिया गया। पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः जो समाप्ति हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी ही समाप्त हो गई, वो 1874 में हुई है। बनी कब थी? 1600 ईस्वी में। आपको पता है 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। तो इतनी सी बात है। आइए इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। भारत का शासन ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला गया। जो भारत का शासन है वो कहाँ चला गया? अब ब्रिटिश महारानी के हाथ में। अब भारत का शासन कोई कंपनी नहीं कर रही है, भारत में शासन कौन कर रहा है? जो ब्रिटिश सम्राट है, ब्रिटिश महारानी है, वही कर रही हैं। ठीक है ना। इसके बाद गवर्नर जनरल जो बनाया गया था, आपको पता है 1773 के अधिनियम 1793 में जो गवर्नर जनरल पद बनाया गया था, जो बंगाल के गवर्नर जनरल दे दिया गया 1773 में, अब उसको दोस्तों 1858 के अधिनियम से वायसराय नाम का पद दिया गया। ठीक है ना। तो अब गवर्नर जनरल नहीं है, अब आगे है वायसराय। तो वायसराय के नाम के पद का गठन कर दिया गया है 1858 के अधिनियम से, है ना। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको बताया था विलियम बेंटिक थे। ठीक है ना। इसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप जानते हैं 1773 में बना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1793 में बना था। इन दोनों को ख़त्म कर दिया गया है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है कंपनी के पास। अब ऐसी कोई संस्था नहीं है। अब क्या है, सीधे जो वायसराय है उसकी कार्यकारिणी परिषद बनाई गई है, वो यहाँ पर काम करेंगे, है ना। एक नए पद भारत सचिव का सृजन किया गया। भारत सचिव जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य होता था, मंत्री लेवल का आदमी होता था, वो भारत सचिव होता था और उसके वो जो है तो यहाँ भारत में कंट्रोल पूरा देखता था। ठीक है ना। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकारी परिषद का गठन किया गया था। जो भारत सचिव है उसके लिए क्या किया गया था? 15 सदस्यीय सलाहकारी परिषद का गठन किया गया था और जिसका अध्यक्ष, जो 15 सदस्यीय कार्यकारी परिषद है, इसका अध्यक्ष कौन होता था? भारत सचिव होता था। ठीक है। इसके अलावा 1858 के अधिनियम में आपने इतनी सारी विशेषताएं देखी हैं। क्या क्या हो गया है यहाँ पर? भारत का शासन ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला गया है। गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया है। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बन गए हैं यहाँ पर, है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया है। नवीन पद भारत सचिव का गठन किया गया, ये भी महत्वपूर्ण है। और आप कमेंट करके बताएंगे कि प्रथम भारत सचिव किसे बनाया गया था, ये आपका
काम है कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि प्रथम भारत सचिव किसे बनाया गया था। और आपको इस वीडियो की PDF चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप प्रवीण GS वर्ल्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलता तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसकी सहायता से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य क्या बना दिया गया है, यहाँ पर काउंसिल बना दी गई है। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था दोस्तों। और जो कंपनी का शासन है वो पहले जो कंपनी के शासन चल रहा था वैसे ही चल रहा है, शासन व्यवस्था सब वही चल रही है, बस शासन का अधिकारी बदल गया है। अब शासन के अधिकारी वायसराय हो गए हैं, भारत सचिव हो गए हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों से शासन चल रहा है, बाकी चलाने का तरीका वही है। ठीक है ना। तो ये 1858 का अधिनियम था दोस्तों, जो कि राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। इसके बाद चलते हैं आगे। तो दोस्तों 1861 का भारत परिषद अधिनियम आप देखिए कि इसमें क्या क्या होता है। तो 1858 में तो बन गया, इसमें जल्दी जल्दी रिफॉर्म किए गए क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी, पर 1861 में फिर इसे विस्तृत रूप दिया जाएगा। 1861 में विशेष रूप से समझा जाएगा कि इसमें क्या क्या परिवर्तन अब किए गए हैं दोस्तों। तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने ये महसूस किया कि भारत के शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना अब आवश्यक है। क्योंकि भारतीय क्यों विरोध करें, क्योंकि ब्रिटेन जो है हर चीज़ में हस्तक्षेप कर रहा है। अब 1858 में बहुत सारे प्रावधान लाए गए थे कि किसी को गोद लेने का अधिकार जो है वो दे दिया जाएगा, फिर दूसरी चीज़ों का विलय नहीं किया जाएगा, पर ये राजनीतिक दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता रहा, आप ये सब हिस्ट्री में पढ़ेंगे। बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे 1858 में। किसी भी भारतीय राज्य को विलय नहीं किया जाएगा, भारतीय धर्म के साथ हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, कानूनों के साथ, धार्मिक कानूनों के साथ हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो ये सब क्या था, ये राजनीतिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप पढ़ेंगे। जो राजनीति या संवैधानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना। तो 1861 का कानून जो है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में क्या है, महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। सॉरी, ये 92 का खुल गया है, मैं आपको 1861 का पढ़ाने वाला हूँ। 1861 का जो अधिनियम है, तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। अब जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, तो जैसे ये नियम लाया क्यों गया है, क्योंकि कुछ भारतीय सदस्यों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए, तो कुछ भारतीय सदस्यों को शामिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता है, सरकारी सदस्य नहीं, गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है। और अब जानते हैं कि 3 लोगों को, आपने इतिहास में या कहीं पर भी पढ़ा भी होगा कि 3 लोगों को यहाँ पर क्या किया गया है, शामिल किया गया था। पहली बार बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को भारतीय विधान परिषद में शामिल किया गया था, है ना। तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को शामिल किया गया था। इस अधिनियम में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। आप जानते हैं कि 1833 में जो भयंकर केंद्रीकरण कर दिया गया था कंपनी, 1773 से हालांकि केंद्रीकरण ही चल रहा था, 1833 तक क्या कर दिया गया था, बम्बई और मद्रास से पूरी तरह से विधायी शक्तियाँ छीन ली गई थी और सारी बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, या भारत के गवर्नर जनरल जब लेटेस्ट पद बना था उसको दे दी गई थी। तो अब क्या किया गया है, बम्बई और मद्रास के जो है तो गवर्नर जनरलों को फिर से ये शक्तियाँ दे दी गई हैं, है ना। इसके अलावा बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन हुआ। तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे विकेंद्रीकरण की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद की शुरुआत हो रही है, ठीक है ना। फिर इसके बाद दोस्तों कैनिंग द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। पोर्टफोलियो आप जानते हैं, आज जो वर्तमान में पोर्टफोलियो विभाग किसी अलग अलग देना और उनको अपने विभाग के लिए सारे अधिकार देना, तो उस समय वो अधिकार कुछ ज़्यादा थे, उनके द्वारा लिए गए निर्णय भी मान्य होते थे। 1859 में ये व्यवस्था कैनिंग के द्वारा शुरू की गई थी कि पोर्टफोलियो व्यवस्था, सबको अलग अलग विभाग दिए जाएँ। तो 1859 में जो ये व्यवस्था चालू की गई लॉर्ड कैनिंग द्वारा, तो इसको क्या कर दिया गया, मान्यता दी गई, है ना। और ये जो थे लोग, ये काउंसिल की ओर से कोई भी आदेश भी पारित कर सकते थे, जो पोर्टफोलियो में अलग अलग विभाग जो है सबको दिया गया था। फिर वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ से आती है, इसी अधिनियम से आती है ना। इसी अधिनियम से आती है वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
इसकी जो है समय सीमा 6 माह की रहती थी। आपातकाल के समय वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था। तो 1861 का महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसमें क्या क्या किया गया, विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई है, भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार शामिल किया गया, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को कब शामिल किया गया, तो 1861 के अधिनियम के बाद, ठीक है ना। उसके बाद विकेंद्रीकरण की शुरुआत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल और पंजाब प्रांत में क्या हुआ, विधान परिषद का गठन हुआ। फिर पोर्टफोलियो प्रणाली का आरंभ हुआ, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो इतने सारे ये प्रावधान हैं जो हमको याद रखने हैं। इसके बाद चलते हैं आगे, 1892 का अधिनियम। अब देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जो ये अब आप देख रहे हैं बहुत लंबे समय के बाद आ रहा है, 1861 के बाद 1892 में आ रहा है। मतलब इसके बीच में जो थोड़े बहुत संशोधन या थोड़ी बहुत चीज़ें हुई हैं वो वायसराय या भारत सचिव स्वयं कर रहा है। तो अब इतने लंबे समय के बाद ये आया है 1892 का भारत परिषद अधिनियम इसको बोलते हैं। तो इस अधिनियम में हम देखेंगे दोस्तों, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी संगठन, वहाँ पर 3 गैर सरकारी सदस्य लिए गए थे, अब यहाँ पर और कुछ अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य लिए जाएंगे, है ना। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में क्या किया जाएगा, कुछ अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य की संख्या बढ़ाई जाएगी, है ना। तो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ाई जा रही है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में। फिर विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि कर उन्हें बजट में बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। अब विधान परिषद पहले क्या होती थी, केंद्रीय विधान परिषद, इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों सदस्य होते थे। तो गैर सरकारी सदस्य को कोई भी अधिकार नहीं थे ना, उनके हिसाब से कोई काम चलता था। लेकिन अब क्या हो गया है, वो बजट में बहस भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सरकारी सदस्यों के भी उत्तरदायित्व बढ़ गए और गैर सरकारी सदस्यों के भी उत्तरदायित्व बढ़ गए। तो 1892 का ये भारत परिषद अधिनियम चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों को बढ़ा दिया गया, है ना। तो केंद्रीय विधान परिषद में नामांकन की शक्ति क्या, वायसराय की शक्ति को बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पर वायसराय क्या कर सकते हैं, नामांकन कर सकते हैं और अलग इनकी शक्तियों को इंक्रीज किया गया कि आप और लोगों को बढ़ा सकते हैं, किस किस क्षेत्र से लोगों को बढ़ा सकते हैं, है ना। विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें थी, व्यापारी संघ, जमींदार, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, इन सब क्षेत्रों से क्या कर सकते थे, वायसराय यहाँ पर नामांकन कर सकते थे, ठीक है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए समिति या प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया गया है, अप्रत्यक्ष रूप से लिखा है मैंने, चुनाव का प्रावधान किया गया है। तो अब जो यहाँ पर क्या होना है, नामांकन होना है केंद्रीय विधान परिषद या प्रांतीय विधान परिषद में। जो कुछ गैर सरकारी सदस्य जाएंगे जो भारतीय होंगे, तो इनको भेजना है, किसको भेजना है, इसके लिए एक समिति का गठन किया जाए। अब समिति उनका चयन कर रही है। तो एक प्रकार से धीरे से चुनाव की शुरुआत हो रही है। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव शब्द नहीं लिखा इस अधिनियम में कहीं, पर अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार से चुनाव शब्द की शुरुआत हो रही है और चुनाव जैसी एक प्रक्रिया की शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों ये 1892 का अधिनियम है। तो हमने कौन कौन से अधिनियम देखे हैं, 1898 का, 1861 का और 1892 का। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसके बाद दोस्तों हम 1909 और 1919 के महत्वपूर्ण अधिनियम देखेंगे एक एक वीडियो में, जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हर ये अधिनियम जितने मैं आपको बता रहा हूँ सारे से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, इसकी आपको PDF चाहिए होती है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप प्रवीण VS वर्ल्ड ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये सारी PDF मिल जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको क्या है अन्य PDF भी मिल सकें और आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यूट्यूब आपको रिकमेंड कर सके ऐसे ही और अन्य वीडियो। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको इसकी PDF आदि मिल सकें। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे 1909 के अधिनियम के तहत। जब तक के लिए बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।